साथियों, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जैसे कि अब जो लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, इनका 7वां चरण अभी जो 7वें चरण के मतदान होंगे वो परसों को होने वाले हैं। तो देखिए, जो मौजूदा हालात देश में चल रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, हाल में मौजूदा सरकार के द्वारा 4 ब्यूरोक्रेट्स को चेंज किया गया है। उनके एक नए ब्यूरोक्रेट्स को लाया गया है। जैसे DRDO का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्मी चीफ को भी 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है। तो अभी इतना जल्दी ये फेरबदल करने की क्या आवश्यकता थी मोदी जी को? क्योंकि ये डिसीजन चुनाव के बीच में तब लिए जाते हैं, देश किसी आपातकालीन स्थिति में हो या देश में युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं, तब तो ये ऐसे डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। कि मौजूदा गवर्नमेंट अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है। तो ये जो जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए हैं, तो क्या सरकार आश्वस्त है कि इस बार भी हम ही आ रहे हैं, या कुछ स्थिति डामाडोल है कि इस वजह से फेरबदल इतनी जल्दी किए जा रहे हैं? अभी आपने नितिन गडकरी जी का जन्मदिन था, तो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता नितिन गडकरी जी के लिए फूल भेज रहे थे और बधाई दे रहे थे, और सारे बड़े से बड़े नेताओं का जमावड़ा बीजेपी के नितिन गडकरी जी के यहाँ था। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि बीजेपी के इतने सारे नेता नितिन गडकरी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए क्यों पहुँच रहे हैं, जबकि जन्मदिन तो उससे पहले भी हुए हैं इनके। लेकिन इस बार इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति है, कुछ ना कुछ तो वजह है। ये हो सकता है कि ये सीट यदि कम आई तो RSS या बीजेपी के लोग नितिन गडकरी जी को PM फेस का चेहरा बनाएं। जैसा कि सत्यपाल मलिक साहब ने भी कहा था कि यदि सीटें कम हुई और नितिन गडकरी जी का मामला बना तो विपक्ष भी इस पर सहमत हो सकता है। लेकिन देखिए, मौजूदा हालात जो देश में चल रहे हैं और जो चुनाव की रिजल्ट रिपोर्टिंग आ रही हैं, जो चुनाव विश्लेषकों का जो आकलन है, उससे तो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो बनेगी। और देखिए, अभी कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है वहाँ से। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कंगना जी, आपकी पार्टी के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कंगना जी का एक रिप्लाई था कि हाथी मस्त चाल से चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को कुत्ता कह दिया, विपक्ष को कहता हो तो भी। तो उन्होंने तो एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और हो सकता है कंगना जी की सीट भी वहाँ से वो गवा दें और वहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएं या जिस भी पार्टी के वहाँ खड़े हों। तो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बातें हैं ये। और कंगना जी से एक सवाल ही पूछा गया था, अगर आप राजनीति में सक्सेस नहीं हुई तो फिर आपका क्या होगा, फिर कैसे देखेंगे अपने कैरियर के बारे में, क्या सोचती हैं? बोले, मेरी अभी 2-3 फिल्में आने वाली हैं, मैं उन्हें फोकस करूँगी। बड़ा सीधा सा रटा जवाब था। जैसे ऐसे ही जवाब एक अब्दुल रज्जाक थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर। उनसे पूछा गया कि देखिए, अब आपका अगर में कैरियर अगर ये फिनिश हो जाता तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो मेरे 3-4 मैच हैं और मैं उसमें कैरियर और फोकस करने की कोशिश करूँगा कि मेरा क्रिकेट कैरियर लंबा चले। तो ऐसे ही सदा रटाया जवाब अभी कंगना जी ने दिया। और अभी देखिए, देश के में जो रिटायर्ड जजेस थे और रिटायर्ड IAS IPS थे, उन्होंने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी है इसी चुनाव के मद्देनज़र कि एक तो मोदी जी की और राहुल गांधी की ओपन डिबेट कराई जाए। और ये ज़रूरी है, जैसा कि अमेरिका में होता है, राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपस में उनका डिबेट होता है जनता के सामने, वो अपनी बातें अपने पक्ष रखते हैं। तो उससे पता लगता है कि किस व्यक्ति में देश के प्रति कितनी सोच है, समझ है। और तो चंद्रचूड़ साहब को ये गुहार भी की गई कि आप इसमें लोकतंत्र की को बचाने की मुहिम में कुछ कीजिए। वैसे अभी चंद्रचूड़ साहब द्वारा जो फैसले लिए गए हैं अभी हाल ही में, जो पीछे कुछ समय गुजरा है, बड़े अच्छे फैसले लिए, देश हित में लिए गए हैं। तो लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के रूप में देखी जा सकती है। और जितने भी रिटायर्ड IAS हैं, जज हैं, IPS हैं, चुनाव के मद्देनज़र ये सब दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, अपने सेमिनार भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, और चुनाव पर बहुत पैनी नज़र रख रहे हैं कि कोई हेरा फेरी ना हो। और लोकतंत्र की मुहिम को बचाने में सब लोग लगे हुए हैं। और बड़ा अच्छा सब लोगों का डिसीजन है कि इतने जागरूक लोग हो गए हैं कि भी कहीं ना कहीं देश में समस्याएं हैं, इसलिए रिटायर्ड जजेस और IPS और IAS ये लोग दिल्ली में जमे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो
ना ही तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना ही कांग्रेस के। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें और जनता के जो हक अधिकार की जो लड़ाई जो पार्टी लड़ रही है वो कहीं ना कहीं उसी के फेवर में खड़े हैं। और बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है उनकी, और वो यदि लगे हुए हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। देखो उसमें बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे। उसमें चुनाव को लेकर जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी ये है डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे कैसे एजेंटों को काम करना है ताकि उसमें वहाँ हेरा फेरी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जैसे कपिल सिब्बल साहब ने भी उठाया है, उन्होंने भी दिखाया था कि भाई जो भी आपको वोटिंग में एजेंट है वो एक पर्ची उन्होंने एक पेपर लॉन्च किया था, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि इस तरीके से आप वहाँ नोट करें, पेपर लेके जाएं, अपना नोट करें ईवीएम का बैलेट नंबर, ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें नोट करें। उसके बाद ही आप उसको ईवीएम की वोटिंग स्टार्ट कराएं, ईवीएम को करना शुरू करें, जिससे वोटिंग निकला किसको किस पार्टी को कितना वोट मिला। तो देखिए, और गोदी मीडिया भी इसमें नैरेटिव सेट करने में लगा है कि 300 पार आएंगी, 400 पार आएंगी। एक तरीके से नैरेटिव सेट जनता के दिमाग में डाला जाएगा नहीं इसकी एनडीए की बीजेपी की सरकार आने जा रही है। लेकिन मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि इस बार इनकी सरकार नहीं आएगी और किसी भी तरीके से नहीं आने जा रही है। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, कहाँ तक कोशिश करेंगे, 10-20 सीटों का इजाफा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और हो सकता है बीजेपी 200 से नीचे रह जाए और एनडीए को मिलाकर भी 220-230 तक पहुंच जाए, तो बाकी सीटें भी इनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि इस चुनाव में जो नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी होगी, कोई कह रहा है 150 सीटें मिलेंगे बीजेपी, कोई 200 कह रहा है, कोई 220-30 तक कह रहा है। तो हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत भी ले आए तो नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी जो बीजेपी है उसको कहीं सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रित ना कर दिया जाए कि 15 दिन में या 20 दिन में या 30 दिन में आप अपनी सरकार बनाइए। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये दिक्कत है। इसी वजह से ही वो जो जजेज हैं रिटायर्ड और IAS IPS में वहाँ बैठे हुए हैं, दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि इंडिया गठबंधन अपने बेस पर अगर पूर्ण बहुमत ले आता है तो कहीं ना कहीं ये है कि उसी को उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा, आप अपनी सरकार का गठन करें। तो बहुत लोग जागरूक हैं और लोकतंत्र के संविधान के प्रति सचेत हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। और दोस्तों, लास्ट का ये फेज़ है, 57 सीटों पर मतदान है 7वें चरण में। और जहाँ तक लोगों से सुन रहा हूँ मैं, जो यूट्यूब पर जितने पत्रकार हैं, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, संजय शर्मा जी का मैं ज़्यादातर देखता हूँ। वहाँ आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हैं, बड़ा अच्छा विश्लेषण देते हैं। वो ज्योतिष के आचार्य हैं, ज्योतिष गुरु हैं, बड़ा अच्छा आंकड़ा देते हैं। उनकी कई भविष्यवाणी सच्ची भी हुई हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही है, सीधा सीधा इस बार सत्ता बदलने के आसार हैं, सीधे सीधे। और किसी भी तरीके से नहीं आई, सत्ता पलटेगी, बदलेगी इस बार। और इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है इस बार। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, अभिषार शर्मा जी हैं, और रवीश आलोक शुक्ला जी हैं, और ओम सैनी हैं, ओम सैनी जी हैं, प्रकाश सैनी जी हैं, और बहुत सारे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद तो कर रहे हैं ऐसे समय में भी, और जो बुलंद कर रहे हैं तो उनको मैं हेड्स ऑफ जो कहूँगा। देखिए, पुराने जितनी भी सरकारें रही हैं वो चुपचाप काम करती थी, कोई ज़्यादा प्रचार नहीं, क्योंकि हद से ज़्यादा प्रचार भी दुष्प्रचार बन जाता है। कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में चला जाता है कि ये प्रचार हद से ज़्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है। तो पहले लोग काम करते थे, इससे पहले भी सरकार रही, और काम करके चुपचाप निकल जाती थी, किसी प्रकार का ढिंढोरा नहीं करती थी। जैसे एक शेर है मेरा कि उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर हैं हर फन में, छलक जाता है पानी भी अच्छे बर्तन में, और पूछता है जोश दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। कि जो लोग पहले थे वो चुपचाप काम करते थे, पता भी नहीं लगता था जनता के इतने फैसले हो जाते थे। आजकल तो काम पहले, काम बाद में होता है, पहले ढिंडोरा पिट जाता है और लास्ट में रेट 0 निकलता है। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मैं आश्वस्त हूँ। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा 57 सीटों में 14-15 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं। और सब लोग, मैं कहूँगा लास्ट में कि इंडिया गठबंधन को वोट करें, राहुल गांधी जी को वोट करें। और तेजस्वी यादव जी हैं, 34 साल का लड़का है, उसने धमाल मचाया हुआ है पूरे बिहार में, अकेला वो इनसे टक्कर ले रहा है और उसने बाजी को पलट दिया है।
और नीतीश कुमार जी से भी संकेत मिल रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएं, क्योंकि अभी उनका एक भाषण सुना, उसमें कह रहे थे कि वो मोदी जी को हम एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, फिर से दोबारा देश का भला होगा, विकास होगा। तो किसने, जो उनका सुरक्षा कर्मी था, उसने कहा अरे वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे प्रधानमंत्री तो हैं, वो हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो वो उन्होंने जानबूझ के बोला, या स्लिप ऑफ टंग हुआ उनका, या धोखे से उनसे बात निकल गई, मुँह जवान फिसल गई उनकी। तो ये सोचने का विषय, लोग समझ भी रहे हैं उन्होंने जानबूझ के भी कहा, या हो भी सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। तो अपने आप में सब लोग मजबूती से लगे हुए। अखिलेश यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, और अरविंद केजरीवाल जी हैं, और कल्पना सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी की वाइफ। तो सब लोग मजबूती से इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और इस बार पूर्ण रूप से बदलाव होने जा रहा है। और जो भी बचे हुए सीटें हैं, सब लोग उसमें इंडिया गठबंधन को वोट करें, राहुल गांधी को वोट करो, उनको जिताएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।